अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कहते हैं कि साथ ही इसने बेड पर गिरती हुई शफ़ा को खुद के करीब किया और उसकी उथल पुथल सांसें इसको बखूबी महसूस हो रही थी। ये आप भी बहुत जानते हैं कि मैं भी कि ये निकाह किस तरह से सर अंजाम हुआ। मेरी इसमें 1% भी रजामंदी नहीं थी। बहुत शुक्रिया मुझे बताने का। प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे आपके छूने से कराहत महसूस होती है। फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें छूने का मुझे कोई शौक़ नहीं, मगर इस वक्त ये मजबूरी ही समझ लो, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हमज़ा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ ये खौफ की वाज़ेह तहरीरें अरकम थीं। वो इसको खुद से करीब तो पहले ही कर चुका था, अब इसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से अपनी फौलादी हाथों में जकड़ कर पीछे पुश्त पर ले जाकर इसने वो बेल जो अभी अभी उतार कर बेड पर फेंकी थी, झुक कर इसके हाथों पर बांधी। हमज़ा प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मेरा कोई हिसाब नहीं निकलता, आपसे कोई कसूर नहीं मेरा। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या झूठ, मगर मुझे माफ़ कर दो। वो बाकायदा इसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। हमज़ा को लगा जैसे इसका दिल यकदम उछलकर हल्क में आया। एक तरफ तुम, एक और आयमा का वजूद कभी किसी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। इसके पूरे वजूद में पूरी तरह हलचल मची। खामोश, बस अब एक और लफ्ज़ ना कहना। हमज़ा ने लैंप की हल्की सी रोशनी में इसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बाबा। शफ़ा के मुंह से ज़ोरदार चीख निकलने ही वाली थी जब हमज़ा ने इसके गुलाब के पंखुड़ी जैसे नरम और नाजुक लबों पर अपने दुखते हुए लब रखकर इसके हलक से निकलने वाली चीखों का बेदर्दी से गला घोटा। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए के बाइस वो चाह कर भी मुज़ाहमत नहीं कर पाई थी, जबकि हमज़ा की गिरफ्त शफ़ा के नाजुक से सरापे पर काफ़ी हद से ज़्यादा सख्त थी। शफ़ा को लग रहा था इसकी पुश्त में जैसे हमज़ा की उंगलियां पेवस्त हो चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो बैठे। वो इसके लबों को आज़ाद करते हुए कानों में सरगोशी करने हुए लगा। आप और कर भी कह सकती हैं, एक मासूम और बेकसूर लड़की को अपने हवस और खुद साधा इंतकाम में डालने के अलावा। शायद तुम्हें खुद शौक़ है मेरी कुर्बत का। चलो फिर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहने के साथ ही हमज़ा ने हाथ बढ़ाकर एक चुटकी से इसको बैग पर गिराया। वो कर रहा है कैदी पुश्त पर बंधे हाथों पर सीधा करने की वजह से बुरी तरह कमर में चुभे थे। तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो इसको अपनी जैकेट उतार के साइड पर रखती देखकर बोली, जबकि हमज़ा की आंखें किसी भी तासुर से आ रही थी। वो बेहिस्सा फर्श से कुछ उठाकर इसकी तरफ बढ़ने लगा। ये कौन है? फजर कुछ लम्हे बड़ी हिम्मत और मजमा करके खुद को संभाल पाई और आवाज़ में हद दर्जा लापरवाही बोली, जबकि लहजे में इसके अल्फाज का साथ बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे। ये मेरे अम्मी अब्बू हैं। अरमगान ने अपने माँ बाप की तस्वीर को मोहब्बत और प्यार से देखते हुए जवाब दिया। और ये वहाब फटी फटी आंखों से एक 7 साला बच्ची की बड़ी सी फ्रेम शुदा तस्वीर को देख रही थी, जो अरमगान के साथ इटकलियाँ करती नज़र आ रही थी। ये मेरी गुड़िया है। गुड़िया? हाँ, यही समझ लो, ये मेरी सांसों में बसती थी और आज मेरे दिल में बसती है। बसती थी से क्या मुराद है? ये सिर्फ वो जानती थी कि ये वो अल्फाज थे जो जैसे तैसे वो खुद पर जबर करके अदा कर पाई। मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई आसमानों में। इसको आसमानों की सैर करने का बहुत शौक़ था और देखो, वो वाकई ही आसमानों की सैर कर रही है तन्हा। वो ऐसे कह रहा था जैसे खुद पर बहुत मुश्किल से काबू किया हो, वरना वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। वो खुद में हौसला पैदा कर रही थी। मतलब ये कि मेरी गुड़िया अब हयात नहीं है। वो कई साल पहले इस दुनिया से अपना तल्लुक छोड़कर चली गई। अरमगान चलता जा रहा था और कहता जा रहा था, जबकि फजर इसके साथ चलते हुए खुद को बहुत मुश्किल से घसीट रही थी। इसका दिल कर रहा था वो फूट फूट कर रोए। अब वो दोनों लाउंज में आकर बैठे, जहाँ से बाहर का लॉन का मंजर शीशे की आउट से बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू थी। दादी ने बाबा से बात करके इसको मतमियन कर दिया।
अब वो कमरे में जा चुकी थी। तो क्या आपको अपनी गुड़िया अभी भी बहुत याद आती है? वो सिसकने को थी, आंखों से अश्क रवां हो चुकी थी। हाँ, मैं अक्सर इससे ढेर सारी बातें करने के लिए हवेली चला जाता हूँ। हवेली? हाँ फजर, हवेली। इधर गुड़िया है मेरी, मेरा इंतज़ार करती है, मुझसे बातें करती है। तुम्हें पता है अगर मैं कुछ दिन हवेली ना जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है वो रो रही है, फरियाद कर रही है, मुझे बुला रही है। क्या कुछ ना था अरमगान के लहजे में। फजर को लगा जैसे कि बहुत मुतअब्बिर हो गया हो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, तुम्हें अभी इश्क नहीं हुआ ना? जिस दिन तुम्हें इश्क होगा उस दिन तुम्हें मेरी बात बगैर मेरे कहे समझ आएगी। अरमगान का लहजा बहुत सख्त था, बहुत गहरा था। वो काफ़ी इंतहाई गर्म घूंट पी रहा था, जो चूल्हे से उतार कर सीधे मुलाजमा इसको देकर गई। अगर तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे सामने हो तो फिर? फजर को अपनी आवाज़ अजनबियत सी लगी। मामा, मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं शादी करूंगी इस खड़ूस अकड़ू पायलट से। वो मुंह बसोर कर बोली। ये मुंह मत बसोड़ो, बच्चों की तरह खामोशी से अपना नाश्ता करके कॉलेज जाओ। नाश्ता तो मैं फिनिश कर कर ही जाऊंगी, ये तो आपको पता है। ये मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मुझे कैप्टन मुस्तफ़ा से हरगिज़ शादी नहीं करनी। वो अपनी बात पर बुझी थी। क्यों, क्या खराबी है इसमें? मुझे कोई वजह तो बताओ, मैं तुम्हारे अब्बू के सामने इनकार करूँ। अम्मी, ये वजह काफ़ी नहीं है कि वो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं। 16वीं में तुम लग चुकी हो, चंद महीने में 7वीं बरस में लग जाओगी। और खैर से तुम बच्ची तो हो नहीं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारा ये दिमाग ये इंडियन फिल्में देखकर खासा ख़राब हो चुका है। तुम हरगिज़ भी नहीं जाओगी। सुमेरा ने इसके कहने से पहले इनकार कर दिया, क्योंकि वो मामा से ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। मामा प्लीज़ जाने दे, फिर साजदा आंटी भी तो तुम्हारे साथ जा रही हैं। सोहा ने सुमेरा की चचाजाद बहन का नाम लिया, जो कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी थी और साथ ही इसकी बेहतरीन दोस्त। ठीक है, अगर साजदा मुझसे खुद बात करेगी तुम्हारी जिम्मेदारी का तो मैं ले जाऊंगी। वो माँ के गले में बाहें डालकर बोली। हाँ सच्ची, मगर इसके लिए साजदा को मुझसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि सोहा बड़े मज़े से जाकर टीवी लाउंज में बैठी ड्रम से बैठी टीवी देख रही थी। अभी इसको कॉलेज जाने में पूरा घंटा बाकी था और वो बड़े मज़े से टीवी पर पुरजमान थी। फ़ोन की बेल बजने पर इसने बेध्यानी में झुंझलाकर फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम, कहीं किससे बात करनी है? और ज़रा प्लीज़ जल्दी बोलिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरी फेवरेट मूवी लगी हुई है। बेबतकल्लफाना बोलना शुरू हो चुकी थी। वालेकुम सलाम। वैसे भी कोई शौक़ नहीं है गुफ्तगू करने का, मेरी मजबूरी है कि मैंने लाइबा के लिए फ़ोन किया है। लाइबा अभी अपने कमरे में है और अपने रूम में शायद सो रही हैं। ठीक है, आपने आपको बता दिया, अब बराए मेहरबानी मुझे मज़ीद परेशान ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें तो अभी नहीं कहा फ़ोन रखने के लिए, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मेरा फ़ोन है, मेरा हाथ है, मैं जब चाहूँगी फ़ोन डिस्कनेक्ट करूँगी। लगता है तुम्हारा इंतज़ाम जल्द ही करना पड़ेगा। मेरा इंतज़ाम करने की बजाय अपना इंतज़ाम कीजिए। उम्र देखिए अपनी, ऐसा ना हो फिर बैठे रहें शादी के लिए और कोई लड़की भी ना मिले। वो इसको 30 साल उम्र पर चोट करती हुई बोली, इस बात से बेखबर कि वो क्या कर बैठी है। वाकई तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है? हाँ तो है ना, मुझे आपकी फ़िक्र बिल्कुल। आखिर आप मेरे पुप्पी के बेटे जो ठहरे, मेरी पुप्पेज़ाद भाई तो सिर्फ मैं अपनी बहन का हूँ। शोहर के रुतबे पर फाइज नहीं हूँ अभी तक, मगर उम्मीद अच्छी है ये अहद भी जल्दी ही मिलने वाला है। वो अपनी गज़ेली आदत के बरखिलाफ़ हल्के फुल्के लहजे में गुफ्तगू हुआ। मुझे क्यों बता रही है? मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है आपके सर पर सहारा सजने की या आंखों में सुरमा लगाने की। कैसी जिम्मेदारी? जिस दिन मेरी पसंदीदा लड़की से मेरा निकाह होगा उस दिन इस लड़की को तुम्हें बस इतना कहना होगा। क्या कहना होगा बताओ, मैं कह दूँगी। वो अब बगैर लड़े झगड़े बहुत दिलचस्पी से पूछ रही थी। इससे कहना, मुस्तफ़ा कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं देगा। तुम ख़ास तौर पर मेरे लिए बनाकर ज़मीन पर उतारी गई हो। क्या ये कह रहे हैं? मुस्तफ़ा ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि सोहा बुरी तरह फ़ोन को घूर रही थी। ये क्या बात हुई? खुद कह सकती हैं। फ़ोन को घूरते हुए बोली, आयशा और दाऊद को अल्लाह ने शादी के
8 साल के मुखसिर से अरसे में 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा था। दाऊद और आयशा की मोहब्बत मिसाली थी। दोनों दो वजूद ज़रूर थे मगर रूह एक थी। बड़ा बेटा शाजिक, मंझली बेटी अनाया और सबसे छोटा बासित। इन लोगों की नई नई शरारतों से पूरी हवेली में महका करती थी। जबकि हमाद और गज़ल का एक बेटा और एक बेटी थी। अरमगान से 10 साल छोटी बेटी थी समा, जबकि अनाया के साथ अनाया अरमगान की जान थी जो इससे 9 से 10 साल छोटी थी। वो इसको प्यार से गुड़िया कहकर बुलाया करता था। वो इसकी गुड़िया इसके पिछले मामा कहकर इसके पीछे मछली की तरह इर्द गिर्द घूमती। दादा और दादी तो बस अपने पोते और पोतियों में मसरूफ़, न दिन की खबर न रात की। इस तरह ये घराना बहुत ही खुशनुमा था। और वो हादसा पेश आया जिसके बाद हंसी और इससे हवेली रूठ गई। लाइबा बहुत देर से कमरे से मलहक टेरेस में खड़ी नीचे बैठे उमर को तक रही थी। बेख्याली में इसका जहन कहाँ से कहाँ बढ़ चुका था। सुबह के 7 बज रहे थे। वो फजर पढ़ने के बाद टेरेस में आ खड़ी हुई, मगर फिर इसके जहन में अचानक से एक शैतानी ख्याल आया। इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। वो अपना प्लान तैयार करने के लिए कमरे में जा चुकी थी। वो इसके ऊपर झुका था और क्लोरोफार्म से भीगा हुआ रुमाल उठाकर मज़ाहमत करती शफ़ा के मुंह पर झुका दिया। आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। गलत भी तो कुछ नहीं कर रहा। अपनी बीवी को बेहोश करके होश की दुनिया में लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। कहने के साथ इसने शफ़ा को वहशत ज़दा चेहरा एक दफ़ा फिर देखा और चंद लम्हे के लिए हमज़ा के हाथ कपकाए, जबकि शफ़ा को लगा जैसे अपने होश आशा नज़रों से इसको घूरते हुए आंखों की ज़ुबान में कह रहा है, ये तो शुरुआत है। वो रुमाल इसके चाँद जैसे खूबसूरत चेहरे पर रख कर चंद ही मिनट में इसको बेहोश कर चुका था। माफ़ी नहीं मांगूंगा हरगिज़ अपने किसी भी फेल की, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे बाप का बोया हुआ बीज है। और जब तुम्हें काटना है, वो इसको रात के अंधेरे में अपने बाएं हाथ के शाने पर औंधे डालकर दबे पांव जिस तरह आया था उस तरह घर का मेन गेट अबूर करके वापस जा चुका था। तो मैं ये कहूँ कि वो मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे अंदर है। मेरी रूह बसती है, वो खोए हुए लहजे में बोला। बारिश कितनी तेज़ हो रही है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे शजर की पहली बारिश हो, वो गायब दमागी से बोला। मैं ग्लास विंड से नज़र आती बरसात की बात कर रही हूँ। हिजर काटने का काम आप बाद में सर अंजाम दीजिएगा। वो बाहर रात के दूसरे पहर बरसती गरज चमक के साथ बारिश को देखते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आपको बारिश पसंद है ना। बहुत बारिश पसंद है। वो कुछ सोचते हुए कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए बोली। अरमगान के साथ इसके चंद एक मुलाकात में ही ना महसूस ही असियत बस्ता हो गई थी। इससे पहले वो कहाँ किसी लड़के से यूं इस तरह बेतकल्लुफ़ होती। वो अपने आप में रहने वाली एक डूबी छिपी सी लड़की थी। हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है और मेरी गुड़िया तो इस बारिश की दीवानी थी। बारिश अगर रात के 4 बजे भी हुआ करती तो वो सीधा मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर ज़ोर ज़ोर से हाँक लगाती, मानी बाहर आओ, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वो खोए हुए लहजे में बोला। अरमगान की बजाय इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, तुम कैसे कह सकती हो ये। वो यही तो कहती थी। अरमगान चौंक सा गया। नहीं, बस वैसे ही, क्योंकि आपकी गुड़िया इतनी बातें सुन चुकी है ना, तो जहन में खुद ब खुद एक ही जुमला आया। लबों ने इसकी आवाज़ के सांचे में डालकर आपकी समाया तक पहुंचा दिया। वो अब इसका ध्यान हटाने को बोली थी। बहुत कुछ जानकर भी इसके जाहिर करने से कासिर थी। लबों को सिक बैठी थी। अरमगान के सामने चाहकर भी कुछ बताना चाहती थी, कहना चाहती थी, मगर कोई ताकत थी जो इसको बहुत से राजों पर से पर्दाफाश ना करने दे रही थी। तो फिर चले आओ, इस बरसात में भीगते हैं। अरमगान इसके आगे अपनी चौड़ी हथेली फैलाते हुए कहने लगा। फजर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर सभी सोचों को जट कर तिली की कही पर अमल किया और अपनी नाजुक सी मरमरी गुलाबी रुई जैसे हाथ इसकी फैली हुई कुशादा मजबूती हथेली पर रख दी। हम ना पहचाने ज़िंदगी तुझको जब मिली तो मिली निकाबों में। वो दोनों इस बरसती गरजती बारिश में इस तरह भीग रहे थे जैसे कई सालों से दिलों के अंदर
پھینکے دکھوں کو اس برسات میں بہا دینے کا عزم کر چکی ہوں۔ فجر بہت ساری تکلیفیں اور یادوں کو جٹ کر اس میں پوری طرح کھو چکی تھی۔ گول گول گھوم کر وہ کوئی 8 سالہ بچی کی طرح برسوں بعد اس قدر خوش ہو رہی تھی، جھوم رہی تھی، گنگنا رہی تھی۔ کسی قسم کا بھی ڈر خوف اس کے چہرے پر باقی نہ تھا۔ ارمغان سینے پر ہاتھ باندھے اس کے بیچوں بیچ بھیگتے ہوئے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ آئیے نا، آپ کیوں اتنے اداس کھڑے ہیں وہاں؟ سمجھیے آپ کی گڑیا آپ کے سامنے موجود آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی بات کہہ گئی جس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں تھا۔ بے خودی میں وہ بحری بات کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ارمغان اس تک پہنچا اور آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک لیے اس کو دیوانہ سا ہو کر بس یک ٹکے دیکھتا رہا۔ کیا تم میری گڑیا بن سکتی ہو؟ میری زندگی کو ایک سرخ گلاب کی طرح مہا سکتی ہو؟ ویرانیاں اور اندھیرے کو دور کر کے اجالا پھیلا سکتی ہو؟ وہ بھیگتی خوشی سے جھومتی فجر کو شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ آسمان اور محبت، یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ بیٹھی۔ بادل زور سے گرجا۔ ارمغان کو بس اس کے ہلتے ہوئے لب نظر آئے۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا پسند کرو گی؟ میں تمہیں شریک حیات کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران پریشان سی فجر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رحمان اب اکثر بیشتر حمزہ سے ملنے آیا تھا۔ اس کا اخلاق سب گھر والوں کے ساتھ اچھا تھا۔ وہ آئمہ کو بھی عزت اور احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ اس کے لاکھ بدترین رویے کے باوجود وہ اس سے نرمی سے پیش آتا۔ حمزہ آہستہ آہستہ رحمان کا عادی ہو گیا۔ آئمہ بھی رحمان کا حسن اخلاق دیکھ رہی تھی۔ بس اس کو اور حمزہ کے ملنے پر پابندی لگانا بند کر دی گئی۔ وہ اکثر رحمان کے ساتھ پارک وغیرہ میں بھی آنے جانے لگا تھا۔ ایک دفعہ حمزہ نے آئمہ سے سوال کیا۔ سب لوگ برآمدے میں بیٹھ کر شام کی چائے پی رہے تھے۔ ماما جان، میرے بابا کہاں ہیں؟ ماما بتائیے نا، میرے اسکول میں سب کے بابا ہیں، ان کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں، مگر میرے ساتھ تو نانا جاتے ہیں۔ وہ حمزہ کے اس معصوم سے سوال پر گم سم ہو کر رہ گئی۔ میں ہوں نا آپ کا بابا۔ جب رحمان نے چائے پیتے ہوئے فرش پر بیٹھنے اس کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے حمزہ کو گود میں اٹھایا، وہ شفا کو بازو میں اٹھائے اپنے گھر لے آ چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر لان عبور کرتے ہوئے گھر کے داخلی دروازے تک پہنچا تھا۔ تب تک شفا خاصی بھیگ چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کا رخ کر چکا تھا۔ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے کے اندر گھستے اس کے نتھوں سے گلاب اور موتیوں کی بھیگی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہ خود رات میں آ کر جان کر سجا گیا تھا۔ سب اس کو کرنے کا مقصد صبح تک شفا کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہو جانا تھا۔ ہلکی ہلکی خنکی اور روشنی کمرے میں تھی۔ وہ شفا کے چہرے پر معنی خیز سی نظر ڈالتے ہوئے شاطرانہ ہنسی ہنسا تھا۔ اس کا پورا وجود بارش کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا۔ حمزہ پہلے ڈریسنگ روم میں جا کر خود اپنے گیلے کپڑے چینج کر کے آرام دہ لباس تن کیا۔ ہلکا پھلکا ہو کر ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آ کر واپس شفا کی طرف آیا اور الماری کے ہولڈر پر لٹکی ہوئی شربانہ نائٹ ہینگر میں سے نکال کر ہینگر کو وہیں صوفے پر اچھال دیا۔ یہ وہ رات کو لے کر آیا تھا۔ اپنی پلاننگ کے تحت وہ آہستہ آہستہ بے ہوش پڑی شفا تک پہنچا اور اس کے سراپے کو اچٹکتی ہوئی نحوس زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا لباس تبدیل کرنے کو بڑھا۔ چند منٹ میں وہ اس کا لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اب وہ حمزہ کو منتخب کردہ لباس میں تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ اپنا ہوش رہا حسن سے کسی کو بھی زیر کر سکتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا پالا دی حمزہ جیسے مرد سے پڑا تھا، جس کے پاس دل تو تھا مگر دھڑکن صرف جینے کے لیے۔ مگر چاہوں تو تمہارا غرور ایک لمحے میں قدموں تلے رون دوں، مگر میں ایک ایمانداری سے کام کرنے والا آدمی ہوں، بے ایمانی سے کرنا ہرگز بھی قائل نہیں۔ میں اپنے حق تمہارے ہوش و حواس میں حاصل کروں گا، اور بس یہ سمجھ لو یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے میری محبت کے پھوار کا۔
वो इसके वजूद के एक तायराना नज़र डालते हुए बड़बड़ाया। हमजा बेड पर बेसुध पड़ी शफा के ऊपर थोड़ा सा झुका और इसकी गर्दन पर कहीं अपने इंतकाम की मोहर सोबत करके इसकी दूधिया अराया बाजू को सख्ती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर निशान छोड़कर निशान देने के बाद चंद लम्हे इसको घूरने लगा और फिर एक हकारत और नफरत नज़र डालकर इसके पास से उठ खड़ा हुआ। अभी तो फ़िलहाल मैंने तुम्हारे होश गुम किए, कल सुबह जब तुम उठोगी तब तुम समेत तुम्हारे घर वालों के औस्तां ख़ता हो चुके होंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी सुबह कल दोपहर में होती है या शाम में। वो घड़ी से टाइम देखता हुआ बोला जहाँ 6 बज रहे थे। अब तुम्हें अच्छी तरह पता चलेगा हमजा क्या चीज़ है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करके भी तुम्हारी नज़रों में यही साबित करूँगा कि मैं तुम्हारे वजूद को हासिल कर चुका हूँ, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। मुझे तुम्हारा छूना तो क्या तुम्हारा देखना भी गवारा नहीं। मामा ये देखिए आपकी लाडली ने मेरे बेडरूम में क्या छोड़ा है मेरे लिए। उमर नदीदा अपने बेडरूम से बाहर निकला था, जबकि लाइबा बस अभी अभी अपने रूम से नीचे आई। नाश्ते के लिए कुर्सी खिसक बैठी थी जब उमर गुस्से से लाल हुआ। आप गोला होता हुआ नीचे आया और हक्का बक्का उमर को मुंह खोले देख रही थी। इसने तो अभी तक अपने प्लान पर अमल ही नहीं किया, फिर ये सब क्या हो रहा है। वो परेशान सी होगी। मैंने क्या किया? वो इसके हाथ में एक लाल रंग का लिफाफा और पैक शुदा छोटा सा गिफ्ट देख कर बोला, जबकि आयमा और सुमेरा हैरान परेशानी कभी उमर को तो कभी लाइबा को देखती। दिखाओ क्या है इसमें, सुमेरा ने जल्दी से बोला, और बादा कहीं लड़ाई पानीपत वाली ही शुरू ना हो जाए। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। आपकी लाडी ने मेरे लिए लव लेटर लिखकर मेरे बेडरूम में रख दिया। क्या? मैंने तुम्हारे रूम में लव लेटर? रियली? आर यू सीरियस? शक्ल देखी है कभी अपने आईने में? लंगूर बंदर और क्या क्या तुमसे तो ज़्यादा बेहतर हैं। बड़े आए लव लेटर मैं लिखूंगी और तुम्हारे लिए? लाइबा मुंह खोले हैरान परेशान सी उमर को देखते हुए बोली। जो इसके मुंह में आ रहा था बोलती गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या लिखा है इसे पढ़कर सुनाओ मुझे, आयमा ने जल्दी से बात ख़त्म करते हुए कहा। इसलिए तुम्हारा गुस्सा उमर की तरफ मुखातिब हुआ, जबकि सुमेरा फ़ोन बजने वाली बेल की तरफ मुतवज्जा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? दूसरी तरफ फ़ोन पर इसके चचाजाद बहन और सोहा के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया, कल की बजाय आज दोपहर हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप पे। सोहा मिस ज़रा किया था कॉलेज जाने से पहले, मगर इतनी जल्दी कैसे? अभी तो सोहा कॉलेज को निकली है। हाँ वो आ गई है कॉलेज में, थोड़ी देर में इसको वापस ड्राइवर के साथ भेज रही हूँ। इसको पैकिंग करवा के तुम मेरी जिम्मेदारी पे इजाज़त दो। मेरा ख्याल है तुम्हारे साथ तो तुम्हें बिल्कुल बेफिक्र होकर भेज देना चाहिए। सोहा जितनी तुम्हारी बेटी है इससे ज़्यादा वो मुझे अजीज़ है। सुमेरा कुछ देर तक तहज़्ज़ुब का शिकार थी, फिर आखिरकार हाँ में जवाब देकर फ़ोन रखा। वह हैरान थी, अरमगान के इजहार मोहब्बत पर समझ ही ना पा रही थी क्या जवाब दी। फितरती हया और झिझक आड़े आ रही थी। अरमगान की हथेली अभी भी इसके सामने फैली हुई थी। बारिश ने इसकी हथेली को पानी के शफाफ मोतियों से भरा था। बहुत खुश था इस वक्त ऐसा जो इसको झंझोड़ कर रख गया था। वो दिल से चाहती थी इसका हाथ थामना, मगर फिर कई साल पुरानी सरगोशियाँ इसके कानों में किसी खौफनाक चीखियों की तरह गूंजी। इसका दिमाग बहुत तेज़ी से एक लाहा अमल तय कर चुका था। इसने एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना पूरा प्लान तरतीब दे डाला। जब वो सब कुछ तरतीब दे चुकी थी तब एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने अरमगान के हाथ को नरमी से थाम लिया। मुझे कबूल है आपकी हमसफ़री, मगर मेरी एक शर्त है। वो बहुत तवील तौर की बरसात में भीगते हुए गहरे लहजे में बोली। बहते आंसू बारिश की वजह से इसका हिस्सा बनकर फजर का बरम रख रहे थे अरमगान के सामने। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो अपने एक हाथ को थामे इसके मरमरी हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए यकीन दिलाते हुए बोला, मेरी जो शर्त है वो शायद आपके लिए अमलिन बहुत कठिन हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम मुझे मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस और कुछ मत कहना और चलो अंदर, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। वो इसको मज़ीद कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ चुका था, जबकि फजर को लगा वो यकदम हल्की फुल्की हो चुकी है। वो अब मंजिल तक
बहुत जल्द पहुंच जाएगी। अनाया, तुम्हें इंसाफ में हर हाल में दिलवाऊंगा। इधर रुको क्यों इतना विलविला मचा रही हो? मैं पढ़ कर देखती हूँ इस लेटर में आखिर क्या है। सुमेरा बहस के समेटने के घर से जल्द फ़ोन रखकर मैदान में आई। उमर के हाथ में वो मौजूदा खुशबू से बसा हुआ लेटर हाथ से लिया, जबकि लैबा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी ये सब कुछ उमर का किया धरा है, जो कि इसको फंसाने के लिए अंजाम दिया। डियर उमर, मैं तुम्हारे इन झील सी आंखों में सब देखती हूँ तो दिल करता है कि काश मैं एक मछली होती, तुम्हारी इन झील जैसी आंखों में खोकर रह जाती। तुम मेरे लिए अस्तगर ज़रूरी हो, जैसे चरस के बगैर चरसी। तुम्हारे बिन मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा सोना। मेरी जान ज़रा कम लगाया करो मुझे तुम चूना। तुम जब छेड़ते हो मेरे दिल के तार, आसपास बजने लगती है मेरे गिटार। तुम मुझे पसंद हो खेरे की तरह, लगते हो मेरे दिल में आकर किसी तीर की तरह। जैसे जैसे सुमेरा पढ़ती गई, इसमें सुमेरा की भी हंसी निकलती गई। दोनों की फ़िज़ा में हंसी घुसने लगी। उमर ने मुंह नीचे करके अपनी पलकें शफाफ झुका ली, जबकि लाइबा जले पैर की बिल्ली की तरह उमर पर झपकी। जब उमर ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूरे कमरे में कूदना फलांगना शुरू किया। बड़ी अम्मी, बचाओ मुझे इस एटम बम से। छोटी मामा, मेरी मदद करो। वो दौड़ते हुए तलब मदद करने लगी। उमर जबरी की तरह आगे आगे, जबकि लाइबा टाइम की तरह इसके पीछे पीछे इसको जलते चूहे पर फ्राई करने के लिए तैयार पड़ी हुई थी। आयमा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए सुमेरा से कहा, इन दोनों का तो काम ही यही है। बड़े बड़े डींग के डींग हो रहे हैं, मगर मिजाल है जो कभी अपनी हरकतों से बाज आएं। आयमा के लहजे में प्यार ही प्यार था। ठीक कह रही हैं आप ही। आप ऐसा करें, आप शफा को उठा लें और साथ हमज़ा को भी। मुझे हमज़ा की बहुत फिक्र है, न जाने रात को भी घर आया भी होगा या नहीं। रहमान साहब की वजह से कल रात बहुत परेशान था। सुमेरा अफसुर्दगी से खोया हुई। शफा को सोने दो, अभी दोपहर के वक्त उठा देंगे खाने से कुछ देर पहले। पता नहीं रात टेंशन की वजह से कब आंख लगी। आयमा माथे से चूर लहजे में बोली आयमा ममता से चूर लहजे में बोली, मगर आप भी हमज़ा की तो बात ही नहीं करो। पहले कौन सा वो घर में नज़र आता है। जब दिमाग दुरुस्त हो तो खुद ही आ जाया करता है। आयमा ने सुमेरा को पुरस्कून करना चाहा, मगर अंदर से इसका दिल खुद भी खोल रहा था हमज़ा को लेकर। अरे अभी मैं आती हूँ। सोहा की पैकिंग करके वो 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रही है, इस्लामाबाद और मरी वगैरह। तुम रुको मैं कर देती हूँ। तुम जाओ, रहमान साहब को नाश्ता करवाओ। मैं जाती हूँ सोहा के रूम में। मगर आप ही रहमान पर आपका भी तो बराबर का हक है। आयमा कोई भी जवाब दिए बगैर सोहा के रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। सुमेरा इसकी पूछ को सोच नज़रों से देखते हुए कुछ देखने लगी। वो खूब अच्छी तरह जानती थी आयमा की आंखों के सरगोशे इस वक्त नमी लिए हुए होंगे। वह एक लंबी सी गाड़ी लेकर बेदार हुई। इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे थे। जब इसकी आंख खुली तब कुछ देर तक वो अपने हवास बहाल करने की कोशिश कर रही थी। क्लोरोफॉर्म की वजह से इसको अपना पूरा वजूद सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। सर बुरी तरह से दर्द से फट रहा था। कैसी रही तुम्हारी शादी के बाद की पहली मॉर्निंग स्वीट हार्ट? वो टांग पे टांग रखे पैर को हिलाए, बैक ग्राउंड से टेक लगाए नीम सर था। साथ ही वो शफा को गहरी और बेबाक नज़रों से घूरते हुए सिगरेट का कश ले रहा था। वो बुरी तरह से खांस उठी थी हमज़ा की इस हरकत पर। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये हरकत भी बला बेहूदगी के ज़िम्मे में है। बेहूदगी तो वो थी जो मैंने कल रात की थी। वैसे मेरी रात तो तुम्हारी इन काली घटाओं में जुल्फ़ों की घनी छाँव में बहुत शानदार गुजरी। वो लहजे की भरपूर मायने खेस करके बोला, क्या मतलब? हमज़ा को इसकी आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट महसूस हुई। वो इसके बदले बदले लब और लहजे पर चौंकी थी। फिर इसकी नज़र सामने मौजूद खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल में अवेस आईने में पड़ी। इसका हाथ बेसाख्ता अपने बाजू और गर्दन तक गया। शफा ने खौफजदा होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इसका तो कमरा हरगिज़ भी नहीं था। रात का पूरा मंजर इसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह घूमा। हमज़ा इसके हवासों बासाख्ता कैफियत देखकर तल्खी से मुस्कुराया और फिर बड़ी दिलचस्पी से शफा को देखने लगा, जो रोते हुए सामने ड्रेसिंग शीशे में नज़र आते अपने अक्स को हैरत और बेयकीनी से देखते
خود کو دیوانہ اور بے بس سی کیفیت میں چھو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے حالت میں نہ تھی جب حمزہ نے اس کے نازک سی کلائی کو اپنے ہاتھ کی فولاد گرفت میں خود پر گرایا۔ ابھی تمہیں اپنا آپ دیکھ کر طلب سمجھ نہیں آ رہا؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح ڈاری۔ ڈیئر لومڑی، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ پہلے تم مس تھی، رائٹ؟ وہ بنری آنکھیں اچھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اب تم آفیشلی اور فزیکلی بھی میری مسز بن چکی ہو۔ چلو اگر تم ابھی بھی نہیں سمجھی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے معمولی کی بات کر رہا ہو، لہجے کو خط درجہ ہلکا پھلکا بنا کر کہنے لگا، کہو گے تو عملاً بتا بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر پڑے نشانوں پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کے سپاٹے ہوئے ایکسپریشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے ایک راز کی بات ہے، میں تمہارے چہرے پر رقم سوالات اور تمہارے چہرے پر لکھی ہوئی سوچ کی تمام تحریریں پڑھ چکا ہوں۔ کیا پڑھ چکے ہو؟ وہ گھبرا کر نظریں نیچی کر کے بولی، تو محترمہ جو تم سمجھ رہی ہو نا، بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو۔ گزری شب تمہارے ساتھ میرا بہت ہی بہترین وقت تھا۔ بارش کی وجہ سے تمہارے کپڑے تک بھیگ چکے تھے۔ وہ اس کے تبدیل ہوئے لباس کی طرف اشارہ کر کے بہت کچھ جتلاتے ہوئے انداز میں بولا۔ شفا کی آنکھیں حیرت صدمے کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ وہ خود کو بلینکٹ سے اچھی طرح ڈانپتے ہوئے بری طرح سے سسک اٹھی۔ تو کیا تم نے میرے وجود سے اپنی ہوس؟ شفا نے اس کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں پوری طرح سے جکڑا۔ ہاں بالکل۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے کولر سے جھٹکتے ہوئے شاطرانہ ہنسا۔ تم گرے ہوئے تو پہلے ہی تھے، یہ تو میں جانتی تھی، مگر تم اتنا گر جاؤ گے یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ شفا نے جس قدر نفرت اور حقارت سے کہا، حمزہ کو خوب اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا یہ نفرت اس کے اندر پل رہی تھی، جو اس وقت حمزہ کی ذات کو لے کر وہ اپنے لفظوں کے ذریعے باہر اڈیا رہی تھی۔ تم نے ایک بے بس اور لاچار لڑکی کو بے ہوش کر کے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم کیسے مرد ہو؟ بے ہوشی بھی وہ جو تمہاری خود کی مجھے بخشی ہوئی ہے۔ میری ذات کو تم نے ایک فالتو کھلونا سمجھ کے میری عزت نفس کو روند کے رکھ دیا، کچل ڈالا۔ حمزہ تم نے میرے وقار کو، ہوگے تم کامیاب، بہت مبارک ہو تمہیں۔ وہ زور زور سے ہنسی تھی۔ شفا کو اپنے وجود سے شدید کراہت محسوس ہوئی۔ فائدہ میں نے اٹھایا؟ بے شک اٹھایا، یہ میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ ہاں میں نے فائدہ اٹھایا۔ بہت دیر سے خاموشی سے اس کی بکواس سنتا حمزہ اب شدید تیش کے عالم میں ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا، ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، جس کو تم ناجائز استعمال کہتی ہو نا، ذرا ایک دفعہ پھر سے اپنے کہے پر نظر دوڑاؤ۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا، اپنا جائز حق استعمال کرتے ہوئے کیا۔ شفا یکدم حمزہ کی کہی بات کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اچانک حمزہ کا دل پسا اور اس کو نہ جانے کیوں شفا کی ٹوٹی بکھری حالت پر ترس آیا۔ دل کے کسی کونے پر ایک پھانسی سجی تھی۔ باہر ہوتے بیڈ روم کے دروازے پر زور زور سے کھٹکنے کی آواز سن کر وہ واپس کسی ٹرانس کی کیفیت میں سے نکلا تھا، اور پھر ایک دفعہ رحمان صاحب کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گردش کر گیا۔ چند لمحے قبل والی کیفیت یکدم ہوا ہوگی۔ لو آگے تمہارے محافظ، جانا چاہو تو چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، مگر پہلے اپنی ماں سے پوچھ لینا وہ اب تمہیں لے کر جانا پسند کرے گی یا نہیں۔ حمزہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر سامنے کھڑی سمیرا کو دیکھتے ہوئے سلام کرتا اپنے گریبان کے بٹن لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ جہاں چند قدم کے فاصلے پر رحمان صاحب گیز غضب سے بھرے اس کے مقابلے کھڑے تھے۔ بہت اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے۔ ویسے سنا ہے بیٹی کے گھر شادی کے دوسرے دن باپ تو ہرگز بھی ناشتہ لے کر نہیں جاتا۔ ویسے مجھے لگا تھا میں آپ اتنے غیرت تو باقی نہیں ہیں۔ او معاف کیجیے گا، میں بھول گیا یہ بات، آپ تو غیرت نامی لفظ سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ لفظ آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنی ہینڈ کیری میں کپڑے بھر رہا تھا۔ سر جی آپ کو کچھ مدد کروں؟ ملازمہ ہانپتے ہانپتے مصطفیٰ کے پاس آئی۔ نہیں ضرورت نہیں، مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، اور تم یہ بار بار کسی بوتل کے جن کی طرح کیوں آ جاتی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے، میری ایک دفعہ کہہ دوں میری بات سن لیا کرو۔ وہ پیکنگ کرتا ہوا ساتھ ملازم کے اوپر گرج رہا تھا۔ ملازم بیچارہ آ کر پچھتایا،
अगर वो कमरे से जाता तो इसके मालिक शाह के खिलाफ के होता। मुस्तफ़ा के बेचारा गुस्से की वजह से वो हर वक्त इसके सामने बुखलाया रहता। वो अब कभी कोई चीज़ की ज़रूरत थमा रहता मुस्तफ़ा को भी। जी सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मगर इतनी अहम ट्रेनिंग है, आप मुझे 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। कहने को तो वो इस वक्त अपने बेड से बात कर रहा था, अब अपने हेड से बात कर रहा था, मगर लहजा अभी भी बारी और सख्त था, नरमी से आ रही। जो भी बात इस वक्त इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी वो अपने हेड से इसने बगैर किसी खौफ और खतरे के कह डाली और फिर खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। तेज़ी से इसने अपनी पैकिंग मुकम्मल की। मैं ज़रूरी ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हो सकता है इससे आगे भी जाना पड़े। अम्मी जान और अब्बू जान का फ़ोन आए तो इनको बता देना, याद रहे इनसे कह देना कि मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान हरगिज़ ना करें। जब मैं फ़ारुग हो जाऊंगा तो खुद फ़ोन कर लूँगा, लाइबा को भी बता दूँगा। वो हैंड कैरी खुद हाथ में लिए मुलाजिम को हुक्म जारी करता खुदा हाफिज़ कहता चला गया। सुमेरा बुत बनी शफा के पास लिप के अंदाज में गई, बेड तक पहुंची। अम्मी, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपकी सोहा के पास, ना ही इज्जत और ना ही वक़ार। वो माँ से चटक कर सिक्स कर रह गई। कुछ भी नहीं हुआ शफा, जिसकी वजह से तुम इतना वेला खड़ा कर रही हो। सुमेरा ने उठकर सामने मौजूद वार्डरोब में से एक बड़ा सा लोन का दुपट्टा निकालकर शफा के वजूद पर डांटा। अम्मी, क्या मैं अपनी बर्बादी पर रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं भी ना? जिसको तुम बर्बादी तस्वुर कर रही हो, मेरे नज़दीक तो वो तुम्हारा असल में आबाद होना है। हमज़ा ने कुछ ऐसा अनोखा नहीं किया जो कि तुम्हारे लिए बहुत अनोखा साबित हो रहा है। हमज़ा हमज़ा, बस करें, आप मेरे सामने इस दरिंदे नुमा शख्स का नाम ना लें। आप मेरी महसूसात नहीं समझ रही। मुझे इस वक्त अपने वजूद से कराहत हो रही है। सुमेरा का हाथ उठा था और धार से रोती हुई शफा के चेहरे पर लगा। एकदम खामोश, बस एकदम खामोश। इसने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया। वो तुम्हारा मजाजी खुदा है, इसके हकूक़ लाजमी हैं, और मेरे हकूक़ क्या हैं? वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जहाँ अभी कुछ देर पहले सुमेरा का थप्पड़ पड़ा। बेबी, इसने तुम्हें तुम्हारे हक से ही नवाजा। अब आप अपना घर बनाना सीखो, अपने घर को बसाना, आबाद करना। मैं इन माओं में से नहीं हूँ जो बेटी को हर जायज़ और नाजायज़ बात पर शाह दूँ, इसका जाने अनजाने में घर दबा करूँ। चलो अब उठो, शावर लेकर जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा ये सजता हुआ चेहरा ना देखूँ। मेरा ख्याल है यहाँ अब सो के बादल छट जाने चाहिए। हमज़ा सुबह के बाद अब रात के 8 बजे वापस कमरे में आया था और शफा को बेडरूम से टेक लगाए आंखों पर हाथ रखे देखकर चढ़कर बोला, सो के ये बादल मेरी ज़िंदगी में अब हमेशा में लाएंगे, जब तक आप जैसे शख्स का साया मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहेगा। और ये सब आप ही की तो अनायत है। बहुत शुक्रिया आपकी इस करम नवाजी का। और वैसे ये बता दूं, आप अंदर बदले के नाम नहात आंखें कहाँ तक बुझ चुकी हैं? वो नरम लहजे मगर बरहमी से बोली। खुले लंबे फुल लेयर में बालों में जर्दी माइल खूबसूरत चेहरा जो रोने की वजह से मुरझा गया। कमलाया सा वजूद हमज़ा को लगा जैसे वो एकदम फिर बिखरने को है। शफा का कमलाया वजूद मीठे मीठे से आंसू हमज़ा को एक अजीब सी शर्मिंदगी में मुब्तला कर गई। मैं इस वक्त किसी भी किस्म की बहस के मोड में नहीं हूँ, और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अब ये रोना धोना बंद करो, उठो और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। वो लहजे में हद दर्जा कराहट घोल कर बोला, मैं किसी सूरत में भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मेरा कोई तल्लुक और रिश्ता नहीं है तुमसे। शफा का लहजा हददर्मी था। वो स्लीपर्स पाँव में अर्ज कर हमज़ा को आउट में से निकलने को थी, जब हमज़ा ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़े बगैर इसकी कलाई पुश्त पर मरोड़कर इसकी पुश्त पर ले गया और अपनी थोड़ी शफा के शाने पर टिकाई। रस्सी चाल गई मगर अब तक बाल नहीं गया। वैसे तल्लुक तो मेरा तुमसे कल रात ही बन चुका है। रही बात तुम्हारे मानने या ना मानने की, तो मिसिस हमज़ा, मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में बुरा सोचो या अच्छा। मैं वही हूँ जिसको बस सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाप की बर्बादी से गर्ज है। और रही रिश्ते की बात, तो मोहतरमा लगता है आपकी मेमोरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी कलाई छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। सही में तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। शफा चूँकि पुश्त हमज़ा की तरफ थी, इसलिए हमज़ा के तासुरात सामने ड्रेसिंग टेबल में मकीश शीशे में अच्छी तरह देख रही थी, जहाँ तकलीफ़ के वाज़ेह असरात थे। चलो अब तुम खुद ही सोच लो, मेरे लिए खाना बनाओगी या फिर खाने से पहले वाला काम अभी सर अंजाम दोगी?
मतलब कि आपका कौन सा खाने वाला काम। वो सटाई ज़रूर थी, मगर फिर अपनी बेबसी महसूस करके हमज़ा से बुरी तरह घबराई। स्वीट हार्ट, मतलब तो मेरा बहुत वाजिया है और जानता भी हूँ तुम समझ बहुत अच्छी तरह से चुकी हो। वो जताते हुए लहजे में आंखों में मैनी खेस किए बोला। शफा को यकदम ढेर सारी शर्म ने आ घेरा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर छोड़ कर आओ। वो अब रो देने को थी। घर घर तो तुम्हारा यही है, और ये जो नाज नखरे हैं ना, किसी और को दिखाना। न मेरी तुमसे कोई शदीद किस्म का धुआंधार मोहब्बत वाबस्ता है, और ना ही तुम मेरी मन चाहती बीवी हो। इसलिए मेरे सामने ये बीवियों वाला नाज और नखरे तो बंद ही रखना। किचन में पहुंचकर एक नज़र तहराना डालने के बाद शफा ने जल्दी से फ्रिज में मौजूद मटन का एक पैकेट निकालकर कौरमे की तैयारी शुरू कर दी। स्मेरा ने अपनी दोनों बेटियों को सलीके के साथ घरदारी का भी ताक दिया था। कोई बात थी कभी दिन के बड़े कभी रात की। अगर ये तुम्हारे कर्ब से दूरी की कीमत है तो मेरे लिए बहुत मामूली है। कम से कम तुम्हारे छूने की अज़ियत से तो मेरे लिए लाख दर्जे बेहतर है। मैं तुम्हारे ये छोटे मोटे काम कर दूंगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी और साथ साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। खाना वो बना चुकी थी, अब इसको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से शेर के मुंह में हाथ दे। घर के अंदर मुलाजिम पूरे दिन इसको कोई भी नज़र ना आया। मरते क्या ना करती, मुसद्दिक वो छोटे छोटे कदम उठाती। टीवी लॉन्च में पैर पे पैर रखे नीम रास हमजा के सर पर पहुंची। खाना लगा दिया है किचन में डाइनिंग टेबल पर। हमजा ने कंट्रोलर से टीवी बंद किया और शफा की तरफ मुतवज्जा हुआ। खाना बना के तुमने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। ये सारे वो काम हैं जो एक बीवी करने के लिए होते हैं। वो इसकी नज़रों में नज़रें डालकर कुछ इस तरह से कह रहा था। शफा को अपने तन बन में आग लगती महसूस हुई। यानी भलाई का तो ज़माना ही नहीं, वो बीवी माय फुट। शफा भी कोई सीधी सा नहीं थी, तड़प कर बोली और चेहरे पर शदीद बेबसी थी। हमजा तनखाना हंसता हुआ किचन में जा बैठा और डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटी। खाना खुद तो नहीं निकलेगा मेरी प्लेट में। जाहिर सी बात है, खाना निकाल के तुम ही दोगी मुझे। खामोशी से इसकी प्लेट में खाना डाल दिया और अब खुद जाने को थी किचन से। यहाँ बैठो और बैठ के मेरे साथ खाना खाओ। मुझे ये नखरे पसंद नहीं, और अगर खाना नहीं खाया तो याद रखना अगले एक हफ्ते तक खुराक के लिए तरसोगी। इसके बाद फिर अलमारी से कपड़े निकाल के प्रेस करके लटका देना दोबारा से मेरी वार्डरोब में। वो खाते हुए कह रहा था आज पहली दफ़ा इसने आयमा के अलावा किसी और के हाथ का खाना खाया। अपने लिए आयमा ख़ास तौर पर अलग खाना बनवाया था। शफा के हाथ का खाना इसको बिलाशुबा बहुत बेहतरीन और लजीज लग रहा था, मगर बगैर किसी तासरात के पेश किए वो खाना खा रहा था। जब शफा की आंखें नम थी, इससे हलक में नवाला उतरना किसी महाज से कम ना था। मगर मुश्किल ये था, हमजा का हुक्म कुछ इस तरह के खाते ही बंद पड़े। वो बर्तन धोकर जल्दी जल्दी फारग होकर हमजा के कपड़े वार्डरोब से निकालकर इस्त्री करके हमजा के रूम में आने से पहले फ़रार होना चाह रही थी। वो कपड़े हाथ में लिए तेज़ी से पलटी जब वार्डरोब का हक इसकी शर्ट में अटका और सी की आवाज़ से पीछे लगी जिप उलझने की वजह से चढ़ने से खुलती चली गई। वो इस बात से बेखबर थी इसकी सारी कार्रवाई कोई बेगहरी नज़रों से मुल्तवी फरमा रहा था। सीधा हाथ में इसके कपड़े मौजूद थे, जबकि उल्टे हाथ से वो जिप बंद करने की कोशिश करने लगी। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। वो भागते भागते बुरी तरह थक चुकी थी। गलती से रास्ता भूलने की वजह से वो पिछले 2 घंटे से मरी की ऊंची नीची पहाड़ियों के ऊपर ख्वार हो रही थी। मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था, रात अपने फैलाव पर थी। क्या हुआ स्वीटी, के अपना घर भूल गई? कहो तो हम तुम्हें घर छोड़ दें। इसको अपने पीछे से 2 मर्दाना अलग अलग आवाज़ें महसूस हुई। वो खौफजदा हो गई थी। 10 से 12 लड़के मौजूद थे जो इसको गलीत नज़रों से देख रहे थे। मेरे करीब मत आना। वो नडाल सी हो चुकी थी, भाग भाग कर, मगर खुद को मजबूत जाहिर करती रही। ओ स्वीट हार्ट, हम तुम्हारे करीब नहीं आए। एक काम करो, तुम हमारे करीब आओ। पहले तो सुहाना समझी से इन सब आवारा लड़कों को देखती रही, मगर जब इनको इनकी गलीत बात का असल मायने समझ में आया तो वो मज़ीद खौफ से 2-4 हो गई। अब इन लड़कों ने इसको एक दायरे बनाकर घेर लिया और फरारी का कोई भी रास्ता नहीं, फरारी के तमाम रास्ते बंद किए। मेरी मदद करो,
कोई तो अल्लाह का बंदा मुझे बचा लो, हम हैं ना नेक बंदे, देखो हम आ गए तुम्हारी मदद के लिए। कुत्ते के साथ एक लड़के ने इसका दुपट्टा खींचा था, हवा में उड़कर उछलकर दूर गया। फिजा में अचानक फायरिंग होने की आवाज़ गूंजी। एक फायरिंग होने के बाद दूसरी फायरिंग। ये क्या लड़का इनमें से जख्मी हुआ ज़मीन पर बुरी तरह गिरा। इसके पाँव में गोली लगी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, जब किसी ने इसके सर पर ज़मीन से उठाकर दुपट्टा दिया। मुस्तफ़ा पागलों की तरह एक एक लड़के को दरगत बना रहा था, जबकि सोहा का लोगा जैसे इसके रब ने इसकी फरियाद सुन ली, इसके लिए मदद के तौर पर इसका कज़न मुस्तफ़ा को भेजा, जिसका दूर दूर तक इस जगह में मौजूद होने का इम्कान तक ना था। इस वक्त एक एक कौन के पटक रहा था। बस कर दें, ये मर जाएंगे, वो चीखी थी, क्योंकि एक लड़के को मार मार के मुस्तफ़ा अब इसके मुंह में अपनी गन रख के चलाने वाला था। जब सोहा की आवाज़ ने इसके बराबर बोली, मुस्तफ़ा लड़के को छोड़कर शदीद इश्तियाक के आलम में उठा। सोहा को बाजुओं में उठाकर अपनी जीप की तरफ बढ़ चुका। नाजुक सी सोहा किसी लिचकी डार की तरह इसके बाजुओं में झूलती आंखें बंद कर चुकी थी। खौफ इसकी सिर्फ इतना था कि अब मुस्तफ़ा इसको छोड़ेगा नहीं, इसकी तो शामत पक्की है। मुस्तफ़ा का गुस्सा तो पूरे ख़ानदान में मशहूर था। वो बेचारी नन्ही सी जान किस तरीके से इसके अताब में बच सकती है। वो अभी इसको लेकर जीप तक पहुंचा और इसके कदमों पर खड़ा हुआ था, जब सामने से आती इसको तलाश करती प्रिंसिपल और इसके सामने मौजूद कई और टीचर्स अपने ओढ़े आते हुए देखकर वो भागते हुए इस तक पहुँचे, जिनमें से एक सुमेरा की चचा ज़द बहती। बेटा कहाँ चली गई तुम, कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें तलाश किया। खाला मैं रास्ता भटक गई थी, वो रोते हुए बोली। चलो इधर आओ जल्दी, वो बेनियाजी से बोली। बेटा चलो, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बच्ची की मदद की। डेढ़ उम्र टीचर ने मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए शुक्र अदा किया। शुक्र की बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, और दूसरी बात ये सोहा अब मेरे साथ जाएगी। क्या मतलब इस बात का? प्रिंसिपल सख्त बरहम हुई। सोहा ने बेयकीनी से बढ़कर मुस्तफ़ा को देखा तो इसको समझ में नहीं आया अब मुस्तफ़ा का करना क्या चाह रहा है आखिर। वो सही सलामत पहुंच तो चुकी थी, मगर अब टीचर्स तक फिर नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं, सुमेरा की कज़न जड़ से बोली। मुमकिन है, इसकी वजह यह कि मैं इसका शोहर हूँ और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। सोहा समेत बाकी सब भी हकदम थे मुस्तफ़ा की कही बात पर, जबकि सुमेरा की कज़न मुस्तफ़ा पहचान चुकी थी पहली नज़र में कि वो कौन और किसका बेटा है, इसलिए इसकी कही इतनी बड़ी बात पर यकीन करना तो बनता था। मुस्तफ़ा का अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि दूसरे की हिम्मत ही ना बन पा रही थी कुछ भी पूछने का। चलो सोहा, वो बर्मी सी कहता हुआ अपनी जीप का दरवाज़ा खोल चुका था। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। आओ, फ़ौरन कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आती एक दफ़ा की बात। वो गिराया, सोहा कहीं नहीं जाएगी। फ़ज़ा में एक अजनबी सी कराहत मर्दाना आवाज़ गूंजी। आप? इसके बिल्कुल आइन अकब में हमज़ा मौजूद था। शफ़ा को अचानक ढेर सारी हाया और खौफ आने लगी। ज़ाहिरी सी बात है, मेरे कमरा है तो लिहाज है, इसमें मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हाँ, मगर बस तुम्हारा वजूद इस कमरे में कुछ अनफिट सा है, वो नीम गीले बाल टावल से खुश करता हुआ कह रहा था। हमज़ा भी शोफर लेकर निकला था, ढीले डाले ट्राउज़र में मौजूद टी शर्ट में बेनियाज। वो अपनी कसराती लंबे चौड़े वजूद समेत शफ़ा के सामने किसी लोहे की दीवार की मानन इस्तेहाल था। इसका रास्ता रोके खड़ा था। अमूमन शफ़ा इसके सामने चलती खैंती की तरह तेज़ दाढ़ी ज़ुबान चलती, मगर आज वो बंद थी। वो इसके साराहाना पर्सनैलिटी के हिसार में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी, पिघल रही थी। बेख्याली में हुई इसकी टिकती बांधे देवाना वार तक चली जा रही थी। दूसरी तरफ वो शख्स जो एक नज़र गलत भी इसकी तरफ डालना अपनी तुहीन और अना की जलील के मुतरादिफ समझता, मगर इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस करता। शफ़ा की हैंजल ब्राउन आंखों में खुद को बुरी तरह से डूबता महसूस कर रहा था। वो पूरी तरह शफ़ा की खूबसूरत आंखों में गर्क हो चुका था। रात की फ़ज़ा खेजी में नए बने इस रिश्ते को कबूल करने पर उकसा रही थी। खामोशी कई सरगोशियाँ अपनी ज़ुबान में इन दोनों के कानों में किसी सुरीले गीत की तरह अड्या रही थी। दोनों को इस वक्त दुनिया जहाँ की कोई फिक्र तक ना रही। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त साकित हो चुका हो, दुनिया में कोई ज़री रूह इस वक्त मौजूद ना हो। इस लम्हे बस वो दोनों एक दूसरे के सहर में गिरफ्तार थे।
حمزہ کے موبائل کی بار بار بجتی میسج کی ٹیون نے ان دونوں کو واپس حقیقت کی دنیا میں لایا تھا۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹ سا گیا، ان دونوں کے ایک دوسرے کے حصار باندھتے خیالات سے جھنجھوڑ کر واپس تلخ اور حواسوں کی دنیا میں لے آئی۔ مجھے رستہ دے، وہ سوالیہ نظروں سے اپنی راہ روکے جانے پر تلتما کر بولی، تمام احساسات پر ایک دم جیسے اوسی پڑ چکی ہو۔ سرد لب لہجہ واپس ادو کر آیا۔ وہ یہ تک بھول بیٹھی اس کی شرٹ کی زپ بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پشت کو عیاں کر رہی ہے۔ تمہارا رستہ تو اب ہر جگہ تمہیں میرے نام پر ہی کھلے گا۔ کیوں یہ رستہ تمہارے لیے میرے منتخب پر جاجو ٹھہرا؟ حمزہ کا لہجہ بھی یک الفانہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا، جس سے وہ شفا کو شدید چکرانے کا ہنر بخوبی اندر رکھتا تھا۔ لگتا ہے میرے چند من کی کرم نوازی نے تمہیں کافی سرشار کر دیا۔ اس کا اشارہ کچھ دیر قبل اپنی اور اس کی آکورڈ سچویشن کی طرف تھا۔ آپ رستہ نہیں دینا چاہتے شاید مجھے، مگر میں اپنے رستے میں آنے والے تمام پتھر اور کانٹوں کو بڑی مہارت سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ کسی بھی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ وہ بھی اب پوری طرح سے سلگ کر آتش فشاں بنی اس کی سوالیہ نظروں سے گور رہی تھی۔ تو چلیے فرینڈز، پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔